जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम शोध अभिवृत्ति पर बात कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रिसर्च एथिक्स से है। द इशूज ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसीडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेट ऑफ रिसर्च। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। समस्या स्थापन तथा इसकी परिभाषा के चरण में, शोध के समग्र के निर्धारण चरण में, प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो यहाँ पे देखिए एट द स्टेज ऑफ जो डेटा कलेक्शन का स्टेज होता है और उसको इंटरप्रिटेट करने वाला। तो रिसर्च जो एथिक्स है, शोध का वह अंग जिसके अंतर्गत शोधकर्ता पूर्वाग्रह से रहित होकर ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा के साथ समस्या के सही निष्कर्ष का विषय शोध के प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में संगत माना जाता है। इसके चरण में होता है समस्या की पहचान, उसका हाइपोथेसिस बनाना, उसकी डिजाइन करना और प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण, फिर निष्कर्ष। किसी शोध विषय की मौलिकता किन घटकों पर डिपेंड करती है। द ओरिजिनलिटी ऑफ ए रिसर्च टॉपिक विल डिपेंड अपॉन फैक्टर्स ऑफ अनइक्विनेस ऑफ द टॉपिक, विषय की विशिष्टता, यूटिलिटेरियन डायमेंशन, सपोर्ट सिस्टम, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, 1, 2, 3 एंड 5। 4 को हटाए तो नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन इस पर डिपेंड नहीं करता। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को हम अनुसंधान या शोध कहते हैं। शोध की प्रक्रिया एक ऐसी गहन, सुव्यवस्थित व तार्किक प्रक्रिया जो मानव के ज्ञान भंडार में कुछ न कुछ तो वृद्धि करती है। नवीन सत्य की खोज करना अथवा पुरातन सत्य की नूतन ढंग से प्रस्तुति। किसी शोध विषय की मौलिकता निम्न घटकों पर डिपेंड करती है। विषय की विशिष्टता पर, उपयोगितावादी आयाम पर, सहयोगी प्रणाली पर, अध्ययन की व्यवहार्यता पर। शोध में उद्धृत संदर्भों को ज्ञापित न करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इन थीसिस डिस्टॉर्शन रिसर्च पेपर इज कॉल्ड। ये कहलाता है पैलग्रिज्म, साहित्यिक चोरी। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी है। साहित्यिक चोरी ना तो नागरिक ना ही आपराधिक अपराध है। साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है। साहित्यिक चोरी अनैतिक है। तो इसमें हमें बताना है स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे दिया है जो कथन 3 और कथन 1 सही है। यानी साहित्यिक चोरी का अर्थ है बौद्धिक संपदा की चोरी या बौद्धिक धोखाधड़ी। जब मूल लेखक या कलाकार को श्रेय दिए बिना लेखन या कलाकृति के कुछ हिस्सों को उपयोग कर लेते हैं तो साहित्यिक चोरी कहलाता है। इस प्रकार साहित्यिक चोरी अनैतिक है। ये चोरी ना तो नागरिक है और ना ही आपराधिक अपराध है, लेकिन ये तो अनैतिक चोरी है। निम्न में से कौन सा एक शोध का नैतिक गुण नहीं है। ऑनेस्टी, न्यूट्रलिटी, जस्टिफिबिलिटी, सब्जेक्टिविटी। तो ये देखिए सब्जेक्टिविटी जो है व्यक्तिनिष्ठता, ये नहीं है। अनुसंधान नैतिकता, नैतिकता वह सिद्धांत या दिशा निर्देश है जो हमें उन चीज़ों को बनाए रखने में मदद करता है। अनुसंधान नैतिकता में वे मुद्दे आते हैं जो अनुसंधान के मार्ग में उपयुक्त हैं। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े जो मुद्दे उसमें है शोध के नैतिकता गुण, जिसमें ईमानदारी है, वस्तुनिष्ठता है, व्यक्तिनिष्ठता नहीं आता। यहाँ पे ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, वैधता, वैलिडिटी, नवीनता, मौलिकता, विश्वसनीयता, गोपनीयता। अतः शोध के नैतिक मानदंडों में व्यक्तिनिष्ठता नहीं आता। द एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू। शोध की नैतिकता संबंधी नहीं है, वो स्वरुचि। शोधार्थी के लिए शोध में नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा जरूरी है, परंतु स्वरुचि का संबंध शोध की नैतिकता से नहीं है। सैम्पलिंग क्या होता है, प्रतिचयन। नीचे 2 कथन दिए गए। यादृच्छिक प्रतिचयन यानी रैंडम सैम्पलिंग दुर्लभ प्रकार के समग्र के मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती। यदि समग्र अत्यधिक विषम जाति हो तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन बेहतर होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है। दुर्लभ प्रकार के समग्र में बेहतर परिणाम हेतु स्तरबद्ध प्रतिचयन और व्यवस्थित प्रतिचयन अन्य प्रतिचयन से अपेक्षाकृत ज़्यादा मान्य विधि होंगे। और यदि समग्र अत्यधिक विषम जाति हो तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन बेहतर होता है। द काइंड ऑफ सैंपल दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर्स बाई वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी इज नोन एज, उसको कहते हैं कन्विंसिंग सैम्पलिंग, सुविधाजनक प्रतिचयन। सुविधाजनक प्रतिचयन गैर संभाव्यता प्रतिचयन का प्रकार है। इसे आकस्मिक प्रतिचयन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रतिचयन विधि में शोधकर्ता उस प्रतिचयन को चुनते हैं जो उनके लिए समानता उपलब्ध और आसानी से पहुंच योग्य हो।
गिवन बिलो आर स्टेजेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, अरेंज दीज इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरिंग देम आउट। शोध प्रक्रिया के चरण नीचे दिए गए, इनका निर्वहन करने वाली सही श्रृंखला को पहचानना है। सैम्पलिंग केसेस, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए जो शोध प्रक्रिया उसके चरणों का निर्वहन करने वाली जो सही श्रृंखला है उसमें है लिटरेचर रिव्यू। क्रम से अगर देखें तो पहले यहाँ पे दिया है प्रतिदर्श मामले, शोध का प्रश्न, लिटरेचर रिव्यू, आंकड़ों को कलेक्ट करना, फिर विश्लेषित करना। रिसर्च की कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन दिए हैं कि स्थिर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, फिर संकेत विज्ञान, सिमोइस्टिक क्या है, सिमोटिक्स, सैंपल प्रतिदर्श क्या होता है, संकेंद्रण यानी फोकस ग्रुप क्या होता है। ये 2021 का क्वेश्चन है। स्थिर यानी कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसा गुण जो भिन्न घटनाओं के संबंध में अपरिवर्तित रहता है। संकेत विज्ञान दस्तावेज तथा अन्य घटनाओं की एक विश्लेषण पद्धति। सिमोटिक्स जो समग्र का एक खंड जिसे शोध के लिए चुना गया हो। संकेंद्रण समूह फोकस ग्रुप साक्षात्कार की एक विधि जिसमें अनेक प्रतिभागी सुपरिभाषित विषय पर प्रश्न पूछे जाने पर बल देते हो। सैम्पलिंग मेथड प्रतिदर्श प्रणाली में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः जो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श है वो इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। अस्थिरीकृत में जो स्ट्रैटिफाइड होते हैं, देखिए जो सामान्य है उसमें इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है, और जो लेयर्ड होते हैं यानी स्ट्रैटिफाइड होते हैं वो इकाइयों का चयन परिभाषित समूह स्तरों से यादृच्छिक रूप में होता है, और क्लस्टर में इकाइयों का चयन उनकी व्यवस्था के आधार पर यथावन किया जाता है। स्नोबॉल में प्रथम सदस्य का अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलता रहता है। दो समूह वाले यानी इन टू ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द सोर्स फॉर जियो पैराडिजाइन वैलिडिटी। दो समूह वाले यादृच्छिकृत प्रयोजों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत कार्य करते हैं। पूर्व परीक्षण प्रक्रिया, प्री टेस्टिंग प्रोसीजर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मापक यंत्र, या इंट्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो दो समूह वाले यादृच्छिकृत प्रयोजों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध डिजाइन के तहत वैधता को क्षीण बनाने वाले स्रोत के रूप में चयन एवं स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य के तथा प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया मुख्य स्रोत कार्य करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सैम्पलिंग मेथड और डिस्क्रिप्शन, प्रतिचयन विधि जिसमें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग स्तरित प्रतिचयन है। इसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग समूह प्रतिचयन है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग व्यवस्थित, फिर डायमेंशनल सैम्पलिंग है। यहाँ पे हमें क्रमशः देखना है जो स्ट्रैटिफाइड प्रतिचयन है उसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने के लिए स्वतंत्र एवं समान अवसर। समूह प्रतिचयन में इकाइयाँ समूह और आछूत रूप से चुनी जाती हैं। व्यवस्थित प्रतिचयन में इन द्वारा अंतराल का प्रयोग करके सदस्यों का चयन, और विमात्मक प्रतिचयन में यथा परिभाषित लक्ष्यों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकाई या चयन। प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रोसीजर इन विच यूनिट्स आर चूजन गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। कोटा सैम्पलिंग प्रोसीजर, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल, रैंडम, सिस्टमेटिक। इसमें से कौन होगा? तो अस्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया। अस्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है, जबकि आनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया और विमात्मक प्रतिचयन प्रक्रिया सुविधापूर्वक एवं गैर यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। कौन से इसमें गैर संभाव्यता प्रतिदर्श प्रतिचयन की विधि है? क्लस्टर सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो यहाँ पे देखिए बी, डी और ई यानी निर्णय आधारित प्रतिचयन, निर्णय आधारित प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, कोटा अथवा अनुपातिक चयन। यानी निर्णय आधारित हो गया, स्नोबॉल हो गया, और कोटा अथवा अनुपातिक चयन गैर संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधियां हैं। गैर संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधियों में समग्र के सभी तथ्यों के प्रतिदर्श में चयनित होने की संभावना एक समान नहीं होती।
प्रतिदर्श प्रतिचयन की कौन सी पद्धति में अपने घटकों को समष्टि करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है? क्लस्टर सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम में, सिस्टमेटिक में या डायमेंशनल में? तो ये है क्लस्टर सैम्पलिंग में। क्लस्टर या समूह प्रतिदर्श प्रतिचयन पद्धति में अपने घटकों को समाविष्ट करने वाली इकाइयों को पृथक रूप से लेने की अपेक्षा संपूर्ण रूप से लिया जाता है अथवा क्लस्टर समूह प्रतिदर्श के तहत शोधकर्ता द्वारा समग्र को परस्पर अन्य समूहों में विभाजित करके समूह से प्रतिदर्श इकट्ठा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियां शोध में असंभाव्यता आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी? ये भी देखिए गैर संभाव्यता से ही क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा है जो रिसर्च में नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। क्लस्टर सैम्पलिंग, डायमेंशनल यानी विवादात्मक प्रतिचयन या रैंडम, या जजमेंटल सैम्पलिंग या स्नोबॉल। देखिए गैर संभाव्यता के तहत कौन सा आता है? 2, 4 यानी इसमें जो है गैर संभाव्यता के तहत एक विमात्मक आता है या निर्णय परक। तो विमात्मक को डायमेंशनल सैम्पलिंग मेथड कहते हैं और इसको जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं, निर्णय परक। तो विमात्मक या निर्णय परक और स्नोबॉल, विमात्मक है, निर्णय परक है और स्नोबॉल प्रतिचयन विधियां असंभाव्यता आधारित प्रतिदर्श चयन प्रतिविधियां हैं। इन प्रतिचयन विधियों में समग्र के सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चयनित होने की संभावना एक समान नहीं होती। इनमें प्रतिदर्श शोधकर्ता के निर्णय तथा शोध के उद्देश्य के आधार पर एकत्र किया जाता है। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड आर गिवन प्रेफरेंस? परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्टडीफाइड सैम्पलिंग, अनुपातिक प्रतिचयन, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो यहाँ पे देखें परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत संभाव्यता आधारित प्रतिचयन, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, अस्तरित एक साधारण एक अस्तरित, दूसरा व्यवस्थित प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। किसमें? परिमाणात्मक शोध में। संभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना एक जैसी होती है। इस प्रकार एकत्र किए गए प्रतिदर्श समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। विच मेथड इज एप्रोप्रिएट टू रिड्यूस रैंडम एरर? जो रैंडम एरर यानी यादृच्छिक त्रुटि उसको कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? सेलेक्ट लार्ज सैंपल साइज, एक सप्ताह के समयांतराल के पश्चात परीक्षण करना या हर बार एक समान रूप से उपचार करना? तो यहाँ पे होगा एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट इन द सेम वे एवरी टाइम, हर बार एक समान रूप से उपचार करना। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए हर बार एक समान रूप से उपचार करना प्रविधि जरूरी है। जब कोई मापनकर्ता किसी भौतिक राशि की माप कई बार मापता है और प्रत्येक बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त होता है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक रैंडम एरर कहते हैं। जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति इसमें कौन सा होगा? तो स्टडीफाइड प्रतिदर्श होगा। स्टडीफाइड सैम्पलिंग प्रतिचयन की इस विधि का उपयोग इस समय किया जाता है जब समष्टि विषम जाति हेट्रोजेनियस होता। वास्तव में यह विधि अंश प्रतिचयन, कोटा सैम्पलिंग और संयोगिक रैंडम प्रतिचयन विधि का मिला जुला रूप होता है। इस विधि द्वारा प्रतिचयन करते समय सर्वप्रथम समष्टि को गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों स्ट्रेटा में विभाजित करके फिर प्रत्येक वर्ग यानी स्ट्रेटम से संयोगी विधि द्वारा अध्ययन इकाइयों का चयन होता है। समष्टि को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः स्पष्ट और भिन्न हो। दूसरे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग गुणों की दृष्टि से समजातीय हो। तीसरे सभी वर्ग से इकाइयों का चयन उसी अनुपात में करना चाहिए जिस अनुपात में वे समष्टि में है। मान लें कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जाँच करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस तरीकों को अपनाएंगे? तो वो है क्षेत्र प्रतिचयन। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करने के लिए एरिया सैंपलिंग करना पड़ेगा। इस पद्धति में क्षेत्र बड़ा होने के कारण पूरे अध्ययन क्षेत्र को कई एरिया में बांट दिया जाता है तथा मानचित्र की सहायता से कई क्षेत्रों में इसको विभाजित कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? तो ये है संभाव्यता पर स्तरबद्ध। देखिए संभाव्य जो प्रतिदर्श हैं ये 4 प्रकार के होते हैं संभाव्य वाले। एक तो इसमें रैंडम आता है, दूसरा जो रैंडम सैम्पलिंग उसको कहते हैं अनियमित या संयोगी प्रतिदर्श। दूसरा इसमें वर्गबद्ध प्रतिदर्श स्टडीफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर भी इसी में आता है और डबल सैम्पलिंग भी आता है। और असंभाव्य प्रतिदर्श जो होता है, संभाव्य तो 4 हो गया, रैंडम, स्टडीफाइड, क्लस्टर, डबल। असंभाव्य 5 प्रकार के हो गए जिसमें उद्देश्यपूर्ण यानी पर्पोजिव सैम्पलिंग और अंश यानी कोटा सैम्पलिंग, आकस्मिक एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, सुविधानुसार कन्विंसिंग सैम्पलिंग और सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग ये आते हैं।
निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? तो कोटा प्रतिदर्श। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श स्तरबद्ध समूह प्रतिदर्श और द्विस्तर प्रतिदर्श संभाव्यता पर आधारित है, जबकि उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, मोटा प्रतिदर्श, आकस्मिक प्रतिदर्श, सुविधानुसार प्रतिदर्श और स्वेच्छानुसार प्रतिदर्श नॉन प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती है? गलती, नमूना लेते समय इसके आकार में वृद्धि करने से गलती की संभावना घट जाती है, क्योंकि नमूने के आकार में वृद्धि के साथ साथ नमूने के परिणाम में सकारात्मक सुधार होता है। नमूने के आकार में कमी करने से गलती की संभावना जटिलता के कारण ज़्यादा हो जाती है। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये बेतरतीब ग्रहण के लिए। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग अव्यवस्थित तरीके से चुनने या बेतरतीब ग्रहण यादृच्छिक रैंडमनाइजेशन रूप से चुनने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है? तो इसमें गैर संभाव्यता सौउद्देश्य है। सौउद्देश्य प्रतिदर्श और गैर संभाव्यता प्रतिदर्श, इसमें शोधकर्ता अपनी अध्ययन सुविधा के लिए स्वयं चुनाव करता है, जो सीमित लोगों पर प्राथमिकता के साथ चुनाव करता है। बी चयन सैंपल के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष जाने जाते हैं। तो ये आधार सामग्री विश्लेषण तथा निर्वाचन, प्राचल अनुमान, सांख्यिकी अनुमान। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जो अनुसंधान व अध्ययन कार्य किए जाते हैं उन्हें आंकड़ों को मुख्यतः दो स्रोतों से कलेक्ट किया जाता है। अध्ययन और अनुसंधान संबंधी आंकड़े संपूर्ण जनसंख्या समष्टि से एकत्र किए जाते हैं, तो संपूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श चुनकर प्रतिदर्श पर अध्ययन कर आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। अनुसंधान संबंधी आंकड़ों के एकत्रीकरण के इन दो स्रोतों से संबंधित दो अध्ययन पद्धतियाँ हैं। पहला है संगणना पद्धति या प्रचालित पद्धति, सेंसस मेथड। दूसरा है सैम्पलिंग मेथड। भारत में पुरुष और महिलाओं में व्याप्त एड्स के 1976 से 86, 96 तथा 2006 में किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन पद्धति उपयुक्त थी? तो इसमें कौन सी थी? व्यवस्थित प्रतिचयन। प्रतिचयन संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का केवल एक अंश मात्र ही नहीं है, बल्कि यह वह विज्ञान व कला जिसकी सहायता से उपयोग में लाए जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता को प्रसंभाव्यता सिद्धांत के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। संभाव्यता प्रतिचयन का आशय क्या है? तो स्टेरिफाइड यादृच्छिक, व्यवस्थित, सरल सभी है इसमें, यानी रैंडम, स्टेरिफाइड, क्लस्टर और डबल सैम्पलिंग। जब जनसंख्या फिनिट हो तो कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो सौउद्देश्य प्रतिचयन तकनीकी, या वो प्रतिचयन विधि जिसमें अध्ययनकर्ता संपूर्ण जनसंख्या से अपने उद्देश्य के अनुसार अध्ययन इकाइयों का चयन करता है। बहुधा अध्ययनकर्ता इस प्रकार से प्रतिदर्श का चयन तभी करता है जब वह समष्टि से भलीभांति परिचित होता है तथा अध्ययन समस्या का उद्देश्य मात्र समस्या के संबंध में प्राथमिक या सतही सूचना एकत्र करना होता है। अध्ययनकर्ता को चाहिए कि जब समष्टि से भलीभांति परिचित हो तो वह उसे ये ज्ञान हो कि चुना गया प्रतिदर्श समष्टि का प्रतिनिधित्व करेगा। इस समय में गिलफोर्ड 1978 ने लिखा है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श एक स्वेच्छानुसार चयन किया गया प्रतिदर्श सैंपल होता है। इस संबंध में इस तत्व का ठोस प्रमाण रहता है। जहोदा 1959 के अनुसार उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन की मान्यता यह है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति प्रतिचयन में सम्मिलित होना। संक्षेप में कह सकते हैं कि वो प्रतिचयन की विधि जिसमें चयनकर्ता अध्ययन उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन इकाइयों को प्रतिदर्श में रखता है जिनसे प्रतिदर्श समष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला हो जाता है। आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।